हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में लोजी लगा हो, LOGY लोजी लगा हो, इसका मतलब होता है पहले वाले वर्ड का अध्ययन उसमें किया जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, सेल का अध्ययन किया जाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि सेल की खोज किसके द्वारा किया गया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई, जो कि एक मृत कोशिका थी और इन्होंने कॉर्क कैम्बियम से इस मृत कोशिका की खोज की। वहीं जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया। तो ल्यूएनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया। कोशिका से क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, या जो भी जीव होते हैं, जो भी सजीवों, यहाँ पे हमारा शरीर नहीं, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी के अंतर्गत पेड़ पौधे या जीव जंतु के जो बाहरी क्रिया विज्ञान होता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसकी जो बाहरी संरचना होती है उसका अध्ययन मार्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं हम लोग देखें फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो पेड़ पौधा या फिर जीव जंतु इनके जो आंतरिक क्रिया विज्ञान की जो चर्चा होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो हम लोग फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैलिएंटोलॉजी। तो पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि जीवाश्म की आयु का पता किससे लगाया जाता है। तो कार्बन 14 के द्वारा जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए डेंड्रोक्राइनोलॉजी। तो डेंड्रोक्राइनोलॉजी में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो पेड़ होते हैं उसमें वार्षिक वलय होती है, तो इस वार्षिक वलयों की संख्या को गिन करके पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। तो इसका अध्ययन किसमें होता है। तो डेंड्रोक्राइनोलॉजी में इसका अध्ययन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है। तो अनुवांशिक जो पदार्थ होता है इसका अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है। तो ग्रीगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है DNA। और अनुवांशिक की इकाई कौन सी होती है। ये हो जाएगा जीन। क्वेश्चन बनता है कि अनुवांशिक जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो अनुवांशिक जो गुण का वाहक कौन सा होता है। तो वो हो जाएगा हमारा क्रोमोजोम। तो हम लोगों ने देखा अनुवांशिक पदार्थ DNA, अनुवांशिकी की इकाई जीन और अनुवांशिक का वाहक कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा क्रोमोजोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टान का अध्ययन किया जाता है। और चट्टान कितने प्रकार की होती है। तो आप याद रख लेंगे चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है हाइड्रोपोनिक्स। तो वैसा पौधा जो मिट्टी में उसकी जड़ें नहीं होती है, जो पानी का पौधा होता है, उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जीव जंतु के उम्र का अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हिप्नोलॉजी। तो हिप्नोलॉजी में नींद का जो अध्ययन होता है वो हिप्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जो सपने आते हैं तो सपनों का अध्ययन किया जाता है ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। वही फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और याद रखेंगे कि कवक जो होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है। इसका मतलब कि वो मृतोपजीवी होता है। कवक दूसरों मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। वही शैवाल में देखेंगे तो शैवाल में क्लोरोफिल कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा वो अपना भोजन खुद बनाता है। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन और फाइकोलॉजी में यहाँ पे शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीट का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन। नेक्स्ट है टर्मिटोलॉजी। तो टर्मिटोलॉजी के अंतर्गत दीमक का अध्ययन किया जाता है। दीमक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीमक जो है वो कॉलोनी बना कर रहता है, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए उसमें किसका लेप लगाया जाता है। तो जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है दीमक से बचाने के लिए। चलिए मर्मेकोलॉजी।
तो मर्मेकोलॉजी में चींटी का अध्ययन किया जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से चींटी के काटने से उसमें लहर पैदा होती है। तो याद रखेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसे मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, तो फॉर्मिक एसिड हमारा पाया जाएगा चींटी के डंक में। चलिए नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन नेक्स्ट देखते हैं सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है और सांप से क्वेश्चन बनता है जो सांप का जहर होता है वो क्या होता है, तो वो एक प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैमेलोलॉजी। मैमेलोलॉजी में जो भी स्तनधारी होते हैं वो मैमेलोलॉजी होते हैं। मैमेलियन से क्वेश्चन बनता है हम लोगों का कि वो कौन सा ऐसा मैमल्स है जो अंडे देते हैं। जब मैमल किसे कहते हैं, स्तनधारी जो बच्चे देते हैं, बट मैमल्स के अंतर्गत वैसे कौन से जीव आते हैं जो अंडे देते हैं, तो एकेडिना और प्लेटिपस याद रखेंगे जो अंडे स्तनधारी में होकर के भी वो अंडे देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन जो किया जाता है वो डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो ये याद रखेंगे स्किन होता है, त्वचा होता है। और त्वचा की 3 परत पाई जाती है। एक हो जाएगा हम लोग का एपिडर्मिस, डर्मिस और एडिपोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है और हड्डी से क्वेश्चन बनता है कि हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं। और वही एक क्वेश्चन बनता है हड्डी से कि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमारा हड्डी बहुत मजबूत होता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत ऊतक कौन सा होता है, तो ये हड्डी होता है, याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे एर्थ्रोलॉजी। एर्थ्रोलॉजी में संधि जो ज्वाइंट्स होता है उसका अध्ययन एर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी के अंतर्गत उपास्थि का अध्ययन किया जाता है और उपास्थि का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, इसीलिए ये मुलायम होता है। तो हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और जो उपास्थि होता है यहाँ पे उपास्थि में यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा मुलायम होता है या आंशिक कठोर आप इसको बोल सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका बनेगा कि ऑस्टियोलॉजी से हड्डी से क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। आप यहाँ से नाम से आप याद रख सकते हैं, इसमें ओसिन और इस कॉन्ड्रिन वाले में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है। ब्लड का अध्ययन किया जाता है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। ब्लड से क्वेश्चन बनता है इसका पीएच वैल्यू सबसे पहले, तो 7.4 इसका पीएच वैल्यू हो जाएगा। और ब्लड को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक लिक्विड में और एक ठोस में। तो लिक्विड में प्लाज्मा आ जाएगा जो कुल ब्लड का लगभग 55% होता है। और जो सॉलिड कण आता है उसमें आ जाएगा WBC, RBC और प्लेटलेट्स। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो लगभग 45% ये ठोस कण होता है हमारे ब्लड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के अंतर्गत ब्लड सीरम का अध्ययन किया जाता है। हेपेटोलॉजी, तो हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का जो लीवर है इसका अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी के अंतर्गत। और यकृत से याद रखेंगे कि ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखेंगे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किडनी का अध्ययन किया जाता है और किडनी की इकाई भी याद रख लेंगे, किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन। तो आप इस नाम से आप याद रख सकते हैं कि नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है और इसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है, तो याद रख लेंगे न्यूरॉन। और तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्रैनियोलॉजी। तो क्रैनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि हमारा मस्तिष्क जिस हड्डी के कवर से बंद रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रेनियम कहते हैं। तो क्रेनियम से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं क्रैनियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है और हृदय में क्या होता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हृदय में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है और कैंसर होने का कारण क्या होता है, तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण हमारे शरीर में कैंसर होता है। और कैंसर से क्वेश्चन बनता है 2-3 और कि कैंसर के उपचार में गामा किरण का यूज़ किया जाता है, साथ साथ कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है।
और कीमोथेरेपी का कैंसर को ठीक करने की विधि होती है कीमोथेरेपी, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओलॉजी। ओलॉजी में अंडा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओटोलॉजी। ओटोलॉजी में कान का अध्ययन किया जाता है और कान से याद रखेंगे कान में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है, मेलियस, इनकस और एक याद रखेंगे स्टेपिज। और यही स्टेपिज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। तो कान का अध्ययन ओटोलॉजी। यहाँ पे हम लोग देखें सोनोलॉजी। सोनोलॉजी में सुनने का अध्ययन होता है, सोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है, तो इसमें हड्डी और मांसपेशी से संबंधित रोग की चर्चा ऑर्थोपेडिक्स में किया जाता है। और यहाँ पे हड्डी और मांसपेशी से क्वेश्चन बनता है कि अगर बोन को बोन से, हड्डी को हड्डी से टेंडन के द्वारा जोड़ा जाता है और हड्डी को मांसपेशी से लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के अस्तित्व का अध्ययन किया जाता है और एक्सोबायोलॉजी को आप स्पेस बायोलॉजी के नाम से भी आप इसे जानते होंगे, आप इसे उस टर्म में भी टर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सोक्राइनोलॉजी। तो एक्सोक्राइनोलॉजी बहिर्श्रावी ग्रंथि, जिसे हम लोग डक्टेड ग्लैंड, नलिका युक्त ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो बहिर्श्रावी ग्रंथि का अध्ययन एक्सोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वही हम लोग देखें डेमोग्राफी, तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रायोबायोलॉजी। तो क्रायोबायोलॉजी में निम्न तापमान पर जीवन पर पड़ने वाला जो असर होता है उसका अध्ययन हम लोग क्रायोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट देखिए वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन का अध्ययन वर्मी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है और केचुआ को हम लोग देखेंगे तो प्राकृतिक हलवाहा या फिर प्रकृति का बैरोमीटर, इन सब नामों से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, जो केचुआ है वो किस लिए किसानों का मित्र कहा जाता है, तो इसका कारण होता है कि केचुआ जो होती है मिट्टी को भुरभुरा कर देती है, जिससे उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन भी याद रखेंगे। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन का जो अध्ययन हो पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एपी कल्चर। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन से संबंधित एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। बीटी कल्चर याद रखेंगे अंगूर उत्पादन। ओलेरी कल्चर जमीन पर फैलकर जो उगने वाले पौधे होते हैं वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आते हैं। लैक कल्चर के अंतर्गत लाह के कीट का पालन किया जाता है। नेक्स्ट देखें हम लोग सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का जो पालन होता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। कैलोलॉजी। तो कैलोलॉजी में मानव के सुंदरता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लोग वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी में जो विषाणु का अध्ययन होता है वो वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में जो बागवानी होती है उसका अध्ययन किया जाता है, जो हॉर्टिकल्चर में बागवानी से संबंधित हो जाएगा। और मेलेनोलॉजी। तो मेलेनोलॉजी में वर्णक का अध्ययन जो होता है मेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वही एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में मेलानिन नाम का वर्णक पाया जाता है, जिससे मनुष्य की त्वचा का रंग के बारे में आइडेंटिफाई हो पाता है, जो कि हम लोग देखेंगे हम लोगों में मेलानिन वर्णक पाया जाता है। तो ये था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के कुछ टर्म्स, जो आप अगर इतना कर लेंगे तो आई होप आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए एक बार और फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस का। साइटोलॉजी सेल का अध्ययन, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन, मॉर्फोलॉजी पेड़ पौधे और जीव जंतु के बाहरी संरचना का अध्ययन, फिजियोलॉजी में पेड़ पौधे और जीव जंतु के आंतरिक विज्ञान का अध्ययन, पैलेंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन, डेंड्रोक्राइनोलॉजी में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, जेनेटिक्स में आनुवांशिकी पदार्थ का अध्ययन, पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन, हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी में जीव जंतु के उम्र का अध्ययन, हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन, और ओनेरियोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, इंटेमोलॉजी में कीट का अध्ययन, टर्मिटोलॉजी में दीमक का अध्ययन, मर्मेकोलॉजी में चींटी का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन, सर्पेंटोलॉजी में सांप का अध्ययन, मैमेलोलॉजी में स्तनधारी का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन, ऑर्थोलॉजी में संधि का अध्ययन, कॉन्ड्रियोलॉजी में उपास्थि का अध्ययन, हिमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन, सेरोलॉजी में ब्लड सीरम का अध्ययन, हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, कार्डियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, ओलॉजी में अंडा का अध्ययन, वहीं पे ऑटोलॉजी में कान का अध्ययन, सोनोलॉजी में सुनने का अध्ययन,
ऑर्थोपेडिक्स में हड्डी और मांसपेशी से संबंधित रोग का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी में बाहरी अंतरिक्ष में जीवन का अस्तित्व का अध्ययन, क्राइनोलॉजी में बहिर्स्रावी ग्रंथि का अध्ययन, डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन, क्रायोबायोलॉजी में निम्न तापमान पर जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन, वर्मी कल्चर केचुआ पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, वीटी कल्चर लाह के कीट का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम के कीट का अध्ययन, कैलोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन, वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी का अध्ययन और मेलेनोलॉजी वर्ण का अध्ययन। तो यही था हम लोग का आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।